जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सबसे जीवन में। तो पिछले वीडियो हम लोग बात कर चुके थे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने रजिया सुल्तान तक आपको बता दिया हुआ था और आज करने वाले हैं बात हम बलबन के बारे में। तो देखते हैं क्या है बलबन के शासनकाल और ये किस तरह से अपना राज्य चलाता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन, हेडिंग पड़ेगी गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, इसका जो शासनकाल है 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक। ठीक है, 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक। ठीक है ना। इसका वास्तविक नाम पूछा जाए, वास्तविक नाम बहाउद्दीन। ठीक है ना। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। इसे उलुंग खां की उपाधि किसने दी थी, ये प्रश्न आ जाता है। उलुंग खां की इसको उपाधि किसने दी थी? तो इसके जो दामाद था उसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें कि ये बलबन क्या है कि बचपन में बलबन को मंगोल उठाकर ले जाते हैं और जब मंगोल उठाकर ले जाते हैं तो इसको बसरा ग्वालियर के पास जगह पड़ती है, वहाँ पर दास समझ कर के वो बेच देते हैं जलालुद्दीन बसरी को। किसको? जलालुद्दीन बसरी को। तो जलालुद्दीन मंगोल इसको क्या कर ले गए थे? मंगोलों ने इसे बेचा था। किसे? जलालुद्दीन बसरी को। जलालुद्दीन बसरी को बेचा था। और जलालुद्दीन बसरी ने क्या किया? इस व्यक्ति को ले लिया और 1223 ईस्वी में इसे दिल्ली लेकर के आया। कौन? जलालुद्दीन बसरी। दिल्ली लेकर के आए, इसके शिक्षा करवाई और इसको दिल्ली लेकर के आए। जब दिल्ली लेकर के आए तो इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया हुआ था तो इसको सैनिकों की ज़रूरत थी, तो इसने क्या खरीदा? एक व्यक्ति को खरीदा जिसका नाम था बलबन, और इसी व्यक्ति को खरीदा था जिसका नाम था बलबन। जब बलबन को खरीदता है ये इल्तुतमिश, ठीक है, जब इल्तुतमिश को बलबन खरीद लेता है, इसको अपने साथ रखने लगता है, तो और इल्तुतमिश ने इसको अपने चालीसा दल में शामिल किया। इल्तुतमिश ने बलबन को चालीसा दल में शामिल किया। शामिल किया जिसका नाम क्या था? तुर्क-ए-चहलगानी, जिसमें 40 सदस्य तुर्क सरदारों का एक समूह हुआ करता था। और बाद में क्या किया? बाद में बलबन ने चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। समाप्त कर दिया था। देखिए, इसको चालीसा दल का एक सदस्य बनाया था, एक सिपाही बनाया था। और इसी व्यक्ति ने क्या किया? चालीसा दल को इल्तुतमिश के मर जाने के बाद शासन पर जब इसने शासन किया तो क्या किया? इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। ठीक है। अब बात क्या इसकी अगर हम करें कि इस बलबन ने क्या क्या किया, तो देखिए इसमें ये अपने आप को बहुत ही उच्च कुलीन व्यक्ति समझता था। ये अपने आप को अफरासियाब वंश का बहुत ही उच्च कुलीन व्यक्ति समझता था। पूछा जाता है कि बलबन अपने आप को किस वंश का मानता था अपने आप को। ठीक है, तो आप बताएंगे अफरासियाब वंश। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिखने का प्रयास करते हैं कि
बलबन बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश का उच्च कुलीन व्यक्ति मानता था। उच्च कुलीन व्यक्ति मानता था। देखिए क्या हुआ कि ये इसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह इसने किसके साथ किया था? नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था, और फिर नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूम खां की उपाधि दी हुई थी। यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है, इसने क्या किया कि अरबी रीति रिवाजों को छोड़ करके फारसी रीति रिवाजों को लागू किया था। अरबी, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि अरबी रीति रिवाजों को खत्म करके फारसी रीति रिवाज या त्योहार मनाना शुरू किया। जैसे नवरोज त्योहार, ठीक है। जैसे नवरोज त्योहार किसकी देन है? इसी की देन है। नवरोज त्योहार इसने मनाना शुरू किया, ठीक है। और क्या किया इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा लागू की। इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा। ये सिजदा एवं पैबोस प्रथा क्या थी? तो सिजदा का मतलब है और पैबोस, ये यहाँ से दो टर्म आए, सिजदा एवं पैबोस। सिजदा का मतलब था कि सुल्तान, इसने सुल्तान के पद को, मतलब यानी सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा पद सुल्तान, जिसे राजा आप कह सकते हैं, बादशाह कह सकते हैं, परंतु उतने समय दिल्ली सल्तनत में उसको क्या कहा गया? सुल्तान। देखिए, जो सुल्तान है वो अपने आप को, अपने पद को, मतलब बहुत ही ऊंचा पद, आदर्श बनाने के लिए उसने क्या किया? एक नीति अपनाई। ये नीतियाँ थी, या ऐसा समझिए, सिजदा एवं पैबोस। सिजदा का मतलब होता है कि सुल्तान के चरणों के सामने घुटने टेक करके उसके सामने नतमस्तक होना। सुल्तान के चरणों के सामने घुटने टेक करके उसके सामने नतमस्तक होना ही सिजदा कहलाता था। जबकि पैबोस प्रथा, सुल्तान के चरणों के सामने पेट के बल लेटकर उसके चरणों को चूमना पैबोस प्रथा कहलाती थी, ठीक है। तो ये है सिजदा एवं पैबोस प्रथा, उसने लागू किया हुआ था, और इसने नवरोज त्यौहार मनाना शुरू करवाया था। तो इसने अरबी रीति रिवाजों को छोड़ करके फारसी रीति रिवाजों को मतलब लागू किया। बात यह होती है कि इसके बाद इसने जो काम किए, ठीक है, तो इसने क्या किए, क्या इसके काम थे? मतलब इसका और भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। जो प्रश्न आया हुआ है कि ये बहुत ही अपने आप को रक्त एवं पिपासु नीति मतलब ये अपनाता था, ये अपने विरोधियों के लिए। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि इसने अपने विरोधियों के लिए या अपने दुश्मनों के लिए कौन सी नीति अपनाई, या अपने शासन को चलाने के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई? तो अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने रक्त एवं लौह नीति अपनाई थी। देखिए, रक्त और लौह नीति क्या थी? जैसे आ गया प्रश्न, रक्त एवं लौह नीति। रक्त एवं लौह नीति। देखिए, रक्त एवं जो लौह नीति है, इसे रक्त एवं लौह नीति कहा गया। मतलब खून का बदला खून, ऐसा कह सकते हैं कि खून का बदला खून। ये चाहता था अगर किसी ने खून किया तो उसका खून का बदला खून होना चाहिए। और इसने क्या किया? ये कह रहा था कि अपने साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है। गरीब व्यक्ति अगर ये कहता था, इसके कथन थे कि जब मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी तलवार मुझसे चीख चीख करके कहती है कि इस गरीब नीच व्यक्ति की गर्दन काट दो। इसके ये स्टेटमेंट थे कि जब मैं किसी गरीब या नीच व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी तलवार मुझसे चीख चीख करके कहती है
कि इस गरीब या नीच व्यक्ति की गर्दन काट दो। मतलब इसने कहा था गरीबों को हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। मतलब गरीबों को खत्म कर दोगे तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, इसका एक कथन था। इसलिए इसको बहुत ही क्रूर शासक कहा गया है, मतलब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं किसकी, इसी बलबन की। और बलबन ने क्या किया था, बलबन देखिए क्या कहता, बलबन से सभी डरते थे, जो भी राजा थे, सारे राजे महाराजे उतने समय से बहुत ही डरते थे दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि इसका शासन था। और जो भी छोटे रजवाड़े थे ये इससे बहुत डरते थे। तो क्या था, एक व्यक्ति था बंगाल का जिसका नाम था, तो एक बंगाल का व्यक्ति है जिसका नाम है तुगरिल खां। तुगरिल खां क्या बंगाल का शासक है, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तुगरिल खां ने कहा ये बलबन जहाँ का शासक होगा मेरे लिए, मैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता हूँ और मैं कोई बलबन को नहीं डरता, मैं किसी बलबन से नहीं डरता हूँ। तो क्या है कि बंगाल का नवाब था उतने समय, बंगाल का नवाब तुगरिल खां। देखिए तुगरिल खां जो है अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित करता था और ये कहता था मैं किसी बलबन से नहीं डरता हूँ। क्या किया कि इस तुगरिल खां से युद्ध करने के लिए, तुगरिल खां को मारने के लिए बलबन ने एक व्यक्ति को भेजा, अवध के नवाब, एक व्यक्ति को भेजा था, अवध का नवाब था जिसका नाम था, अवध के नवाब का नाम था अमीन खां। ये अमीन खां क्या करते हैं, ये अमीन खां को भेजता है बलबन बंगाल में तुगरिल खां को मारने के लिए। अमीन खां जाता है बंगाल में तुगरिल खां के पास और अटैक करता है, जिससे फिर क्या होता है कि तुगरिल खां अमीन खां को बंदी बना लेता है और इतना मारता है, इसको मारते मारते सही कर देता है, बहुत मारता है इसको। जब ये इसकी हालत गंभीर हो जाती है, कपड़े वपड़े सब फाड़ रहे, बहुत मारा इसको। जब मारा तो क्या किया, ये वहाँ से भगा और इसकी जो सेना थी उसको भी उसने तुगरिल खां ने बहुत मारा। जब तुगरिल खां ने मारा, इसके सभी कपड़े वपड़े फाड़ डाले, इसको उस दशा में भेजा। जब ये आया बलबन के दरबार में खड़ा हुआ, दिल्ली सल्तनत में आकर के खड़ा हुआ दिल्ली दरबार में, तब वहाँ पर क्या हुआ कि बलबन ने पूछा ये कैसी हालत है आपकी, ये क्या करवा लाए भाई। तो उन्होंने कहा देखिए मैं तुगरिल खां से हार गया हूँ। तो बलबन को बहुत तेज गुस्सा आती है, उसने कहा कि तेरी नालायक, तेरी मेरे दरबार में कोई जगह नहीं, हारने वालों को तो मैं वैसे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हूँ। तो बलबन ने क्या किया, इसकी गर्दन काट दी और इनके जो सिपाही थे इसके साथ उनको भी सभी की गर्दन काट दी, इनको मार दिया। फिर क्या किया, बलबन ने एक षड्यंत्र बनाया और एक षड्यंत्र के तहत उसने मुकद्दिर नाम है, एक व्यक्ति का नाम है मुकद्दिर, जो सैनिक है। तो एक षड्यंत्र बनाया बलबन ने, तो उस षड्यंत्र के तहत मुकद्दिर, और मुकद्दिर एक सिपाही है, मुकद्दिर क्या है, एक साधारण सिपाही है, और इस मुकद्दिर नामक सिपाही को भेजता है एक षड्यंत्र के तहत बंगाल के नवाब तुगरिल खां को मारने के लिए। और ये साधारण सा सैनिक बंगाल के नवाब षड्यंत्र के तहत बंगाल के नवाब तुगरिल खां को मार देता है। जब तुगरिल खां को मार देता है और मार कर आ जाता है बलबन के पास, तो बलबन इस तुगरिल खां को बलबन ने इस मुकद्दिर खां को तुगरिल कुछ की उपाधि दी। मतलब तुगरिल का हंत करने वाला, तुगरिल को नाश करने वाला, इसका विनाश करने वाला, मतलब तुगरिल खां की उपाधि किसको दी, इस मुकद्दिर खां को दी। ठीक है ना, इस मुकद्दिर नामक व्यक्ति को तुगरिल खां की उपाधि देता है। और अब इसके बाद जब बंगाल को जीत लेता है तो अब बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही कहा। तो बलबन की उपाधियां आप याद रखना कि अगर इसकी उपाधियों की बात करें कि इसने अपने कौन कौन सी उपाधियां थी, तो देखिए इसके एक दामाद ने दी थी जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। उसने इसको बलबन को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था उलूंग खां। तो उपाधि इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उपाधि देखिए, उपाधि, ठीक है, तो उलूंग खां, ठीक है, और जिल्ल ए इलाही, जिल्ल ए इलाही, नियाबत ए खुदाई। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि इसने अपने आप को बताया, प्रतिनिधि।
ये खुद ही इसकी उपाधि इसने दी रखी अपने आप को, ईश्वर का प्रतिनिधि, समझो ऐसा शासक है। नियाबत खुदाई मतलब ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, इसने अपने आप को बताया। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? इसने राजत्व प्रतिनिधि का सिद्धांत दिया था। तो राजत्व प्रतिनिधि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसने दिया था राजत्व प्रतिनिधि का सिद्धांत प्रतिनिधि का सिद्धांत। अब देखिए राजत्व प्रतिनिधि क्या है? प्रतिनिधि का सिद्धांत। राजत्व प्रतिनिधि के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें कि ये जो राजत्व प्रतिनिधि है, राजत्व प्रतिनिधि का सिद्धांत, ठीक है, तो ये जो राजत्व प्रतिनिधि हमने बताया, इसने अपने आप को कहा था कि पैगंबर के बाद मैं हूँ, मैं पैगंबर का प्रतिनिधि हूँ, आप मेरी पूजा करो। जनता से कहता था आप लोग मेरी पूजा करो, आपको पैगंबर की पूजा नहीं करनी है, आपको मुझे पूजा करनी है, मैं खुद पैगंबर की पूजा करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है? मुझे आप पूजिए, मैं ही खुदाई हूँ, ठीक है। तो इसने कहा था कि ईश्वर का प्रतिनिधि अपने को आपको माना और ईश्वर के प्रतिनिधि मतलब राजत्व प्रतिनिधि का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, यहाँ से प्रश्न और बन जाते हैं कि इसके गुप्तचर कौन थे? गुप्तचर की अगर बात करें तो गुप्तचर इसके थे बरीद। बरीद कौन था? तो एक गुप्तचर विभाग का अधिकारी हुआ था, करता था, गुप्तचर अधिकारी था ये, गुप्तचर अधिकारी, ठीक है। और मुरीद, बरीद और मुरीद ये आ जाता है, प्रश्न आया हुआ है, तो इसको याद रखना कि बरीद क्या है? गुप्तचर अधिकारी है, जबकि मुरीद क्या है? ये गुप्तचर हुआ करते थे, गुप्तचर, ठीक है, बरीद और मुरीद। इसने अपने जो सेना रखी थी, तो इसके सेना का क्या नाम था? दीवान-ए-अर्ज। इसके सेना का नाम, सेना, इसकी जो सेना का नाम था, सेना का नाम वो था दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-अर्ज। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो दीवान-ए-अर्ज इसकी सेना का नाम था। इसके गुप्तचर अधिकारियों को हमने बताया कि बरीद था, और गुप्तचर जो थे उनको मुरीद के नाम से जाना जाता था। इसने राजत्व प्रतिनिधि का सिद्धांत दिया। इसने अपने इसकी जो उपाधियाँ थी हमने आपको लिखवाई। देखिए अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ कि इसके दो पुत्र थे, जिसका नाम था बुगरा खां और मुहम्मद। इसके जो पुत्र हैं, देखिए इसके जो पुत्र हैं उसका नाम था बुगरा खां, एक का नाम था बुगरा खां और एक का नाम है मुहम्मद। तो पुत्र की बात कर लें, पुत्र, तो इसके पुत्र का नाम है एक बुगरा खां, बुगरा खां, ये पूछ लिया गया है या पूछा भी जा सकता है। पुत्र बुगरा खां एवं मुहम्मद, मुहम्मद खां। देखिए ये जो बुगरा खां है, बुगरा खां जाता है बंगाल में युद्ध करने के लिए, तो ये तो वहाँ भी मार दिया जाता है। और मोहम्मद खां को पंजाब के पंजाब में जब गया तो मंगोलों ने इसे पकड़ कर मार दिया हुआ था। जब मंगोलों ने इसे मार दिया तो ये अपने बड़े पुत्र था, ये बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र, ये बड़ा पुत्र था किसका? बलबन का, बलबन का ये बड़ा पुत्र है। जब मोहम्मद खां को मंगोल मार देते हैं तो इसको सदमा लग जाता है, बलबन को। जब सदमा लग जाता है तो इसकी हालत बिगड़ जाती है और ये मर जाता है, ठीक है। जब ये मर जाता है बलबन, तो बलबन की मृत्यु हो जाती है कब? तो बलबन की मृत्यु की अगर बात करें, मृत्यु तो कब हुई? हमने बताया इनके 87 तक रहता है, तो 87 में इसकी क्या हो जाती है? 1287 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बलबन की। बलबन की मृत्यु हो गई 1287 ईस्वी में। अब ये क्या करता है, जब इसकी अपनी पुत्र की याद में या पुत्र के मतलब सदमे में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो अमीर खुसरो हैं वो कहाँ से, इनका शासनकाल मतलब ये कहाँ पर रहते हैं, किसके शासनकाल में रहते हैं, कौन से वंश में स्टार्ट किया इन्होंने अपना, मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हैं जो अमीर खुसरो हैं, तो वो किस किस वंशों को देखा। यहाँ से प्रश्न ये बन जाता है कि अमीर खुसरो हैं वो दिल्ली सल्तनत में या मुग़ल काल में भी गए ना अमीर खुसरो, तो उन्होंने किस किस वंशों को देखा है। तो देखिए बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का पूछ लिया जाता है पूरा नाम, तो पूरा नाम इनका, पूरा नाम है अबुल हसन
खुसरो। देखिए क्या हुआ कि अमीर खुसरो, हमने बताया अमीर खुसरो क्या है, बलबन के दरबार में रहते हैं और इनका पूरा नाम क्या रहता है, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इन्होंने बलबन के बड़े पुत्र को संगीत की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा? संगीत की शिक्षा दी थी बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां को। किसने? अमीर खुसरो ने। तो यह प्रश्न बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि देखिए बलबन के दोनों पुत्र तो युद्ध में मारे गए, बुगरा खां और मोहम्मद खां। मोहम्मद खां को मंगोल पंजाब में मार देते हैं और बुगरा खां भी बंगाल में मार दिया जाता है। ठीक है, तो इसके दोनों पुत्र तो मर गए। तो अब इसके पौत्र बचे, इनके लड़के। ठीक है, इसके पौत्र का एक का जो नाम उल्लेखित किया गया है जिसका नाम है कैकूबाद या कैखुसरोबाद। तो अब देखिए पौत्र, बलबन का पौत्र है, बलबन का पौत्र, बलबन का पौत्र जिसका नाम है क्या? कैकूबाद, कैकूबाद या कैखुसरोबाद, कैखुसरोबाद। इसका जो शासनकाल रहता है वो 1287 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। कब तक? 1290 ईस्वी तक। देखिए इसका जो शासनकाल है। तो और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए अब यहाँ से प्रश्न, पहले अगर बात करें कि बलबन जो गद्दी पर बैठा तो वो कहाँ पर बैठा था, अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? बलबन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया? तो बलबन ने अपना राज्याभिषेक, यहाँ से लिख देता हूँ, बलबन ने अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया। लाल महल में करवाया था। ठीक है, बलबन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया? लाल महल ने। जबकि कैकूबाद जो उसका पौत्र है, इसने अपना राज्याभिषेक इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाया वो किलोखरी महल में करवाया था। कहाँ पर? किलोखरी महल। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और कि कैकूबाद ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था और बलबन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो बलबन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था लाल महल में, जबकि किलोखरी महल में उसके पौत्र कैकूबाद या कैखुसरोबाद ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। देखिए जब ये कैकूबाद हुआ तो कैकूबाद ने अपना शासनकाल शुरू कर दिया। तो इसी के समय में देखिए जलालुद्दीन खिलजी, एक व्यक्ति का नाम है जो जलालुद्दीन खिलजी, बलबन के शासनकाल में उसका सेनापति रहता है। और कैकूबाद के शासनकाल में भी बलबन और कैकूबाद दोनों के शासनकाल में कौन रहता है? जलालुद्दीन खिलजी, जो इनका सेनापति रहता है। बहुत ही मतलब अच्छा सेनापति था, उसको विश्वसनीय सेनापति ये लोग मानते थे। ठीक है, तो कैकूबाद का सेनापति कौन है? हमने बताया कि सेनापति इसका कौन है? सेनापति की अगर बात करें तो सेनापति इसका था, सेनापति का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। अब ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? इनका सेनापति रहता है। अब क्या होता है कुछ दिन के बाद, क्योंकि इसको लकवा मार जाता है। किसको? इस व्यक्ति को, कैकूबाद को लकवा मार जाता है। इसकी तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती है और कुछ दिन के बाद कैकूबाद की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, कैकूबाद की मृत्यु हो जाती है। तो कैकूबाद का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो अब बात करते हैं अगला शासक, शमसुद्दीन क्यूमर्स। हमने बताया जलालुद्दीन, तो जलालुद्दीन कौन है? जलालुद्दीन है सेनापति किसका? उनका कैकूबाद का। ठीक है ना, कैकूबाद का सेनापति है जो कि बहुत विश्वसनीय सेनापति था। और इसके जब लकवा मार जाता है किसको? कैकूबाद को, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कैकूबाद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? कैकूबाद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है। और ये देखिए गद्दी पर बैठने लायक है नहीं, ये संरक्षण प्रदान करता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना, तो संरक्षक इसका बोल सकते हैं, संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी। संरक्षक इसका कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अब जब जलालुद्दीन खिलजी संरक्षक है
और ये जो शमसुद्दीन की उम्र से इसकी आयु है अभी 3 वर्ष की, ये 3 वर्ष का बालक है। और ये जलालुद्दीन खिलजी की नीयत डोलती है इसके शासन में। ये सोचता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु करके, इसको मार करके मैं शासन को हथिया लूँगा। इसने ऐसा ही किया। इसने क्या किया, इस 3 वर्षीय बालक को मौत के घाट उतार दिया, इसके गर्दन को उतार देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। तो अब क्या किया इसने, जब गद्दी पर बैठ गया जलालुद्दीन खिलजी, तो इसको बहुत ही अफसोस हुआ कि मैंने अपने राजा के पुत्र की हत्या की है और मैं भी एक मुसलमान हूँ और मैंने एक मुसलमान की हत्या की है। इस तरह उसने बहुत ही अफसोस किया कि मुझे एक मुसलमान होने का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मतलब जलालुद्दीन ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने मुसलमान होते हुए एक मुसलमान की हत्या की है। तो इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा एवं सबसे उदार शासक कहा जाता है। देखिए इसकी आयु कितनी है, अगर इसकी आयु की हम बात करें तो ये उसकी आयु थी उतने समय 70 वर्ष की। ये जलालुद्दीन जो खिलजी है ये 70 वर्ष का बुढ़ा है और इस 30 वर्ष के बालक को मार देता है। देखिए ये होती है गद्दी की ललक, गद्दी को पाने की इच्छा। क्या करवा सकता है पैसा और क्या करवा सकती है गद्दियाँ। बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए और ऐसा ही कुछ हो रहा है। हमने अपने पास्ट में जो पढ़ा, हमें अपने पास्ट को ज़रूरत यही पड़ती है पढ़ने की कि हमें कुछ अपने भविष्य में जो ऐसी गलतियां पास्ट ने की हैं जो कि हमें अपने भविष्य में करनी ना पड़े, जिससे हमें अफसोस हो। और ऐसे ही कुछ राजाओं ने अपनी गलतियां की जिनसे उनके बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, और ऐसे ही कुछ राजाओं ने अच्छाइयाँ की अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जिन्होंने उन्हें बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर दिए। तो यही है कि क्या किया इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, 70 वर्ष की आयु में एक 3 वर्षीय बालक को मार देता है और गद्दी पर बैठ जाता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है खिलजी वंश। तो अगली बात करेंगे हम जलालुद्दीन खिलजी को। तो एक प्रश्न यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत का बूढ़ा एवं सबसे उदार शासक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा एवं उदार शासक किसे कहा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को कहा जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, जलालुद्दीन खिलजी। इसने शमसुद्दीन की उम्र 3 वर्षीय बालक को मार करके एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है खिलजी वंश। अगले वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर इसके पहले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें जा करके आप दिल्ली सल्तनत के शुरू से एक एक करके वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक गहरी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।